तो जो बदलाव होने हैं वो हम देखेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे एक एक्ट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और अभी तक के जो हमारे एक्ट है उसमें हम चार्टर एक्ट के नाम से पढ़ते आ रहे थे, अब यहाँ पे सीधे भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करके एक्ट आएगा। ये चीजें हम देखेंगे क्या हुआ है, क्योंकि ये तो तय है कि भाई इस क्रांति ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। अंग्रेज जितना आसान समझ रहे थे कि भारत को रूल कर लेंगे और भारत वाले शांत बैठेंगे, ऐसा दिखा नहीं। और इस क्रांति में लगभग भाई 10 मई से ऑफिशियल शुरुआत मानी जाती है, और जून 1858, मतलब लगभग 1.25 साल नाकू चने चबवा दिए भारतीयों ने। और भारतीयों ने बता दिया कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ हमको लूटते रहेंगे, हमको परेशान करते रहेंगे और हम सहते रहेंगे, ऐसा नहीं। माना कि भाई गौतम बुद्ध की नगरी है ये, है ना, यहाँ पे हिंसा का पाठ हम लोग पढ़ते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन अहिंसा मतलब ये नहीं कि आप हम पे अत्याचार करते रहेंगे और हम सहते रहेंगे। तो ये एक तस्वीर देखिए, ये बड़ी सिंबॉलिक तस्वीर है। तो ये देखिए हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको बांध दिया गया था तोप के सामने और उड़ा रहे हैं, ऐसा इन्होंने किया कई जगह। तो जब ये क्रांति खत्म हुई, भाई क्रांति क्या हुई, कैसे हुई, कैसे खत्म हुई, ये सब आप लोगों को पता है। लेकिन जब ये क्रांति खत्म हुई, मैं बोल रहा हूँ लगभग जून 1858 तक देश के हर एक हिस्से में क्रांति मोटे तौर पर खत्म हो गई थी। कहीं छुटपुट घटनाएं हो रही थी, लेकिन जून 1858 तक क्रांति खत्म हो गई। और इस क्रांति ने अंग्रेजों को, यानी वहां की जो क्वीन विक्टोरिया थी उस समय, क्वीन विक्टोरिया जो है ये 1903 या 4 तक रानी रही है वहां पे, और काफी लंबे समय तक ये इनका रूल रहा है, लगभग 64 साल ये रानी रही है। तो वहां की रानी को समझ में आ गया कि भैया ये ईस्ट इंडिया कंपनी से ये देश संभल नहीं रहा है, और इसकी इतनी घटिया नीतियों की वजह से ही यहाँ पे इतनी बड़ी क्रांति हो गई कि हर तबका लड़ गया। क्या किसान, क्या ट्राइबल्स, क्या जमींदार, क्या नौकरशाह, है ना, क्या सैनिक, सब लड़ गए। कोई भी एक तबका इसमें ऐसा नहीं था जो इनसे खुश रहा। बहुत रेयर, अगर हम अंग्रेजों का साथ देने की बात करें तो जो जिन्होंने सब्सिडी लाइन साइन की थी उन्होंने साथ दिया हुआ था। और जो प्रभुत्व वर्ग था, जो पढ़ लिख के ब्रिटेन से पढ़ लिख के आ गए थे, या फिर बंगाल के जो प्रबुद्ध लोग थे, उन लोगों ने थोड़ा साथ दिया था। उन लोगों का कहना था कि यार इस तरह की क्रांति सही नहीं है। बाकी पूरे देश में लोगों का साथ था क्रांतिकारियों के पास, और उसका हमने असर भी देखा कि लगभग 1.25 साल इन्होंने बहुत बड़े हिस्से में, देखिए उस समय साउथ इंडिया, उस समय साथ इसलिए नहीं दिया था कि पहले तो उनकी आबादी कम थी, ऊपर से वहां पर टेरेन भी बड़ा मुश्किल है। साउथ इंडिया में अगर हम जैसे नर्मदा क्रॉस करते हैं, उसका टेरेन ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, या फिर कहते हैं प्लेट्यू वाला टेरेन आ जाता है, पूरा पठारी आ जाता है। तो वहां पे इतना ज्यादा मूवमेंट भी होना आसान नहीं था, और इतनी तरह से अंग्रेजों का वहां पे हमेशा कंट्रोल भी कम ही रहा। तो जहां जहां अंग्रेजों को ज्यादा कंट्रोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्यादा परेशानी दिखाई, ज्यादा बारबारिकीज्म किया, ज्यादा लोगों को परेशान किया, वहीं पे ज्यादा रिवोल्ट दिखा। तो जून 1858 तक ये सब कुछ खत्म हो चुका था। और रानी को समझ में आ गया भैया ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं हो पाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करो, इसको बुला लो। तो रानी ने क्या किया, रानी ने एक घोषणा पत्र निकाला, इसे कहा जाता है क्वीन प्रोक्लेमेशन, यानी रानी का घोषणा पत्र। रानी का घोषणा पत्र। अब ध्यान रखिएगा, इस समय जो रानी थी वो थी क्वीन विक्टोरिया, और रानी यहाँ नहीं आई थी। रानी ने एक पत्र निकाला भारत के नाम, भारत के लोगों के नाम, और उस पत्र को पढ़ा। इलाहाबाद दरबार लगाया गया था। इलाहाबाद अवध की एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। तो यहाँ पे इलाहाबाद दरबार सजाया गया, और 1 नवंबर 1858 को ये रानी का घोषणा पत्र, या ये रानी का प्रोक्लेमेशन, इसे क्वीन प्रोक्लेमेशन कहा जाता है। इसे किसने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। और इस घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें थी, क्योंकि ये तो तय हो गया था कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी जाने वाली। लोगों में बहुत सारी शंकाएं थी, आम आदमी से लेकर जमींदार से लेकर राजा महाराजा, सबके मन में कुछ शंकाएं थी कि अब होने क्या वाला है। भाई रानी आ रही है तो रानी क्या करेगी, या फिर जो ब्रिटेन का शासन है वो कैसा रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। बहुत से लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब कर रहे थे उनके मन में टेंशन था, हमारी जॉब रहेगी नहीं रहेगी। बहुत से किसान पेशेंट्स ये सोच रहे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए कायदे कानून निकाले थे, चाहे लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे, क्या वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जो राजा महाराजा है वो ये सोच रहे थे कि जो इन्होंने हमारे साथ 10 तरह की संधियां कर रखी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्या वो रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब कियोस की स्थिति थी। और उसी कियोस को, या उसी जो जिसे कहते हैं
भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए रानी का घोषणा पत्र आया था, क्वीन प्रोक्लेमेशन। तारीख याद रखिएगा 1 नवंबर 1858। शहर का नाम याद रखिएगा इलाहाबाद। पढ़ा किसने था ये याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। क्वीन प्रोक्लेमेशन के समय रानी कौन थी, किस रानी का घोषणा पत्र था, पढ़ा किसने था, कहाँ पढ़ा गया था, तारीख क्या थी। ये दरबार सजाया गया, बड़े सबको बुलाया गया, छोटे बड़े हर एक आदमी को बुलाया गया। इस तरह कॉन्फ्रेंस था कि आइए 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आइए, हम बताएंगे कि अब होने क्या वाला है। पढ़ा किसने, कैनिंग ने। लेकिन किसकी बात पढ़ी, रानी की बात पढ़ी। अब रानी ने बहुत सारी बातें उसमें कही, जो जो बातें कही हैं वो बातें अगर आप भूल भी जाओ ना तो उनको याद करने का तरीका ये है कि आप ये ध्यान रखना कि क्रांति हुई क्यों थी। क्रांति जिस लिए हुई थी भाई, भारतीयों के मन में जो था उसी चीज को रानी ने कह दिया हुआ अपनी भाषा में। भाई जो यहाँ के राजा रजवाड़े थे वो क्या चाह रहे थे कि भाई हम पे अब नए हमले ना हो, हमारा एरिया कैप्चर ना हो, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी नए नए युद्ध करके हमको हराए नहीं। तो रानी ने वही बातें कही कि भाई अब हम कोई भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करेंगे, किसी का भी नया इलाका नहीं जीतेंगे। लेकिन मजे की बात यह कि उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को लगभग जीत ही लिया था। जीतना इट मीन्स बहुत से इलाके उनके अंडर में डायरेक्ट थे, और जो इलाके उनके अंदर में नहीं थे वो उनके संरक्षित रास्ते या प्रोटेक्टेड स्टेट थे। सिर्फ नेपाल वाला एरिया, जम्मू कश्मीर वाला एरिया ये है यहाँ पे अंग्रेजों ने सीधे सीधे रूल नहीं किया, या उनकी मंशा बनी थी कि वहां पे इतना पहाड़ी है, हिमालय बेल्ट है, हम क्या करेंगे रूल करके। बाकी आप मोटे तौर पे हर एक जो इलाका उठा लीजिए, अवध का देख लेंगे तो डायरेक्ट रूल हो रहा है, राजपूताना देख लेंगे तो इनडायरेक्ट रूल कर रहे हैं, हैदराबाद देखेंगे डायरेक्ट रूल हो रहा है, मराठा देखेंगे डायरेक्ट रूल हो रहा है, पंजाब डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहे तो बहुत बड़े हिस्से में ये इनका डायरेक्ट रूल था, और जो बचा हुआ हिस्सा था वहां इनडायरेक्ट रूल था, यानी प्रोटेक्टेड रूप में था। और सिर्फ कश्मीर और नेपाल को छोड़ के तराई वाला जो एरिया है जहाँ पे हिमालय बेल्ट है मोटे तौर पे, वहां को छोड़ के बाकी इन्होंने पूरे देश में, लगभग पूरे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना इलाका बना लिया था। और अब ये कह रही है 100 चूहे खा के बिल्ली कह रही है कि अब मैं हज पे जा रही हूँ, अब मैं चूहा नहीं खाऊंगी। तो पूरा देश तुम्हारे पास पहले से ही है, और तुमने क्या कह दिया कि अब हम कोई भी नया एक्सपेंशन नहीं करेंगे। ठीक है भाई, कह दिया। उन्होंने कहा हम पढ़ लेते हैं। दूसरा इन्होंने बोला कि हम ये जो यहाँ के नेटिव राजाएं हैं, नेटिव प्रिंसेस हैं यहाँ के, जो लोकल राजा हैं भारत के, हम उनके सम्मान की, उनकी इज्जत की, आत्म सम्मान की इज्जत करेंगे। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ना उसको हम खत्म कर दे रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन देखिए इनकी भी इसमें चाल देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किसने की थी, डलहौजी ने। डलहौजी ने अवध को अपने अंडर में लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके, डलहौजी ने झांसी को अपने अंडर में लिया, डलहौजी ने सतारा को अपने अंडर में लिया, भगत को अपने अंडर में लिया, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि अब यानी 1858 से, यानी 1 नवंबर 1858 से हम किसी भी तरह के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं लगाएंगे, यानी अब हम नया इलाका को नहीं खाएंगे, नए इलाके को व्यवगत नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं कहा कि जो पुराना किया है वो छोड़ देंगे, मतलब जो पुराना खा लिया, डकार मार ली, उसको नहीं वापस करेंगे, नया नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये रानी के घोषणा पत्र की बात बता रहा हूँ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये इन्होंने कही थी कि हम अब धार्मिक मसलों में और सामाजिक मसलों में दखल नहीं देंगे। क्योंकि एक आम आदमी उस समय, आप आम आदमी से कर ले रहे हो, आम आदमी की नौकरी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आज भी हम देख ले 2021 में, एक आम आदमी के लिए धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, धर्म का कार्ड हर कोई खेल जाता है, ठीक है। वैसे उस समय भी था। और इस समय क्या हो रहा था, अगर हम धर्म सुधार की बात करें तो हिंदू आबादी उस समय बहुत थी, तो एक सती हो गया और एक विधवा पुनर्विवाह। इसकी वजह से जो आम भारतीय था वो बड़ा सशंकित था, भारतीय तो नहीं कहूंगा, मतलब आम हिंदू जो था बड़ा सशंकित था कि यार ये कर क्या रहा है, ये हमारे धर्म में घुस रहे हैं, हमारे जो रिचुअल्स कस्टम है उसको चेंजेस कर रहे हैं, उसमें कानून ला रहे हैं। और इसके अलावा हमने बहुत सारे और सुधार देखे, नरबरी जो प्रथा है उसको मतलब बंद कर दिया था, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है उसको बंद कर दिया गया था, ये सब कर रहे थे। तो इनको ये लग रहा था कि यार ये धर्म के अंदर क्यों घुस रहा है, ये विदेशी आदमी धर्म में क्यों घुस रहा है। और इस वजह से, और मंगल पांडे वाला जो किस्सा आप जानते ही हैं कि भैया उस हद तो तब हो गई जब आपने सैनिकों से बोला कि भैया ये कारतूस को ढक्कन खोलो, उस ढक्कन में ये अफवाह थी, अंग्रेजों के वर्जन से अफवाह थी। हम भारतीय हैं, हम भारतीयों का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे हाँ अफवाह सही थी, ठीक है। लेकिन मेरा काम ये एज अ टीचर मैं दोनों बात आपको बताऊं, तो कि भैया ये लार्ड और टेलो इसमें मिला हुआ है, यानी सुअर और गाय के मांस इसमें मिला हुआ है, तो आप तो धर्म भ्रष्ट भी करवा रहे हैं। और उसके पहले तिलक उलक लगाने में मनाही थी, दाढ़ी बढ़ाने में मनाही थी, तो इन लोगों ने लड़ गए भैया आम आदमी। तो इन्होंने बोला कि भाई हम समाज के स्तर पे और धर्म के स्तर पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। और ये भी कह सकते हैं, अंग्रेजों के वर्जन से कह सकते हैं ये, कि भाई इसी के बाद से भारत की
में सोशल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, यानी कोई कानून मोटे तौर पे नहीं आएगा। हाँ, कोई और व्यक्ति आके समाज सुधार करेगा, दयानंद सरस्वती आके कुछ बोलेगा, विवेकानंद आके कुछ बोलेंगे, वो अलग बात है, लेकिन हम कोई कानून नहीं लाएंगे, ये इन्होंने मना कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? यस सर। और अभी मेरे ख्याल से 3 दिन पहले फिर से आर्टिकल 44 को लेकर चर्चा उठ गई। कोई बताएगा संविधान में आर्टिकल 44 क्या कहता है? संविधान का यूसीसी। हाँ हाँ, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आज हम 2021 में भी नहीं ला पाए हैं, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, ये लाइन नहीं लिखी होती तो शायद अंग्रेज ही अपने स्तर पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला देते, हमें कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती, जिसके लिए इतना सारा बवाल चलता रहता है। तो ये अंग्रेज अपने स्तर पे कर देते। तो अंग्रेजों का ये कहना था कि इसके बाद से ही तुम्हारा जो सामाजिक कुरीतियां थी ना, तुम्हारे साथ हमेशा रह गई। तुम्हारे साथ चाहे वो ट्रिपल तलाक को सरकार ने अभी सुधारा हो, या तलाक बिद्दत हो, या उसके पहले सबरीमाला वाला इशू, और भी बहुत तरह के इशू हैं। उत्तराधिकार को लेकर इशू है, प्रॉपर्टी को लेकर इशू है, गोद लेने को लेकर इशू है। तो सिविल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस पे ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी वाला एंगल है, बहुत सारे और भी एंगल है। तो अंग्रेज जिस तरह चल रहे थे, क्योंकि उस समय हमारे जो समाज सुधारक थे वो अंग्रेजों से कह रहे थे कि भाई ये चीज गलत है, और वो उसको सुधार रहे थे। तो शायद अगर ये लाइन नहीं होती तो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पहले आया था, और हमारे देश में आज ये मुद्दा नहीं बनता। ये शायद 2-3 दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको लेकर बात कह दी है सरकार से कि आपकी क्या रणनीति है, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी, है ना, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। और भाजपा पिछले 20 साल से उनका जो रहता है, जिसे कहते हैं घोषणा पत्र रहता है चुनाव के पहले, उसमें ये लाइन जरूर है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। जम्मू कश्मीर की लाइन थी, उन्होंने उस बात को पूरा कर दिया कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 हटा देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सभी लोग भाजपा की ओर देख रहे हैं कि भाई अब भाजपा क्या करने वाली है, क्योंकि इनके एजेंडे में हमेशा से रहा है। खैर, अगली बात इन्होंने ये कही कि जो ब्रिटिश सब्जेक्ट और भारतीय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है। जब 2 आदमी खड़े, मान लीजिए एक राम खड़ा है, एक जॉन खड़ा है, और मुझे उन दोनों का नाम नहीं लेना, तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज अ इंडियन सब्जेक्ट एंड ही इज अ ब्रिटिश सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब इंसानों को डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इन्होंने ये कहा कि भैया, रानी ने ये कहा कि भाई अब भारतीय और ब्रिटिशर्स के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, हर क्षेत्र में भेदभाव खत्म कर रहे हैं, ठीक है। यानी राइट टू इक्वलिटी वाला भाव यहाँ पे ला रहे हैं कि भैया नौकरी में भेदभाव खत्म हो गया, कानून के नजर में भेदभाव खत्म हो गया। पहले ये था कि भाई एक ही अपराध के लिए अंग्रेज को कम सजा मिलती थी, वहीं भारतीय को ज्यादा सजा मिलती थी। ये सब इन्होंने कही। ये सब कौन कह रही? रानी कह रही। कौन सी रानी कह रही? विक्टोरिया कह रही। विक्टोरिया कौन है? उस समय की रानी। विक्टोरिया कहाँ पे रहती है? लंदन में। और जहाँ पे रानी रहती है या राजा रहता है, उस पैलेस का नाम क्या है? बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस, ठीक है। ये रानी कह रही लोगों के लिए कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुकी है, मैं आ चुकी हूँ, और मैं आई हूँ तो मैं क्या क्या दूंगी आपको, या मेरे राज्य में आपको क्या क्या चीज मिलेगी या क्या नहीं मिलेगी, वो चीज रानी यहाँ बता रही है, ठीक है। एमपीपीएससी में ये सवाल 50 वर्ड के लिए आ सकता है, ठीक है, मेंस के लिए, क्योंकि टू द पॉइंट बात है, एक एक लाइन लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात ये कि भैया सभी ऑफिसेस में सभी के लिए नौकरी ओपन है। ये कब से बोल रहे हैं? 1833 से ही बात बोल रहे हैं। अब जाके रानी फिर बोल रहे हैं कि भैया कोई भी व्यक्ति किसी भी पद के लिए आ सकता है और कितने ही बड़े पद में जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे है कि सही कानून की नजर में सब बराबर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, किसी भी तरह का किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। चाहे भारतीय ने मर्डर किया तो 10 साल की सजा है मान लीजिए, अंग्रेज मर्डर करेगा तो भी 10 साल की सजा है। ये इन्होंने इस समय कह दिया। और इसी को लेकर तो भेदभाव था भाई, हमें नौकरी में नहीं जाने मिल रहा था, अब लड़ाई हो गई। आप हमारे धर्म में घुस रहे थे, लड़ाई हो गई। आपने भेदभाव किया भारतीय और अंग्रेजों के साथ, नौकरी में भी किया, आर्मी में भी आपने जो सैलरी है, पे स्केल है, उसको भी कम ज्यादा किया, लड़ाई हो गई। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से लड़ाई हो गई। तो अगर भूल जाओ कि रानी ने क्या कहा, अगर भूल जाओ तो ये याद रखना कि लड़ाई हुई क्यों थी, और उस वजह से उस तरह से आप सोच के लिख लोगे रानी ने कहा क्या होगा। और ये जो पत्र पढ़ रहा है वो कौन पढ़ रहा है? कैनिंग पढ़ रहा है। ये पत्र कौन पढ़ रहा है? कैनिंग पढ़ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये विक्टोरिया रानी है ना। और इन्होंने एक बात और कही, वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है। इन्होंने बोला भाई ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने किसी भी ब्रिटिश व्यक्ति या अधिकारी को नहीं मारा है, लेकिन उसने क्रांति में साथ दिया था, तो उसको हम माफ कर दें। एमनेस्टी मतलब होता है माफी। इन्होंने सामूहिक माफी दे दी सभी को। ऐसा व्यक्ति जो क्रांति में साथ था, लेकिन क्रांति में साथ दिया लेकिन किसी को मारा नहीं उसने, तो उसने उनको माफी दे दी। लेकिन ये भी गलत बात है भाई,
भाई जून 1858 तक तो इन अंग्रेजों ने भारतीयों को धूड़ धूड़ के तोप से उड़ा दिया, गंगा किनारे पेड़ों में लटका के मार दिया। अब ये आके सफाई दे रही कि भैया आप कोई बच गया हो जिस तो हम उसको माफी दे देते हैं। खैर ठीक है, तो ये तस्वीर है विक्टोरिया की, क्वीन विक्टोरिया की। और इसने ये कहा कि भैया, खासकर मैंने बोला था कि भैया जो क्रांति के पहले लगभग 25,000 जमींदार जो थे अवध को, उनको वहां से मतलब हटा दिया गया था। तो बहुत सारे लोगों की जमीन चली गई थी और उन लोगों ने बड़ा साथ दिया क्रांतिकारियों का। और सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ, अवध और बंगाल में हुई थी। और क्रांति भी सबसे ज्यादा इसी एरिया में। जब मैं बंगाल कहता हूँ तो इसका मतलब ये प्रेसिडेंसी की बात हो रही है ना, तो यहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा सब आ जाएगा वैसे। तो यहाँ भी यही बोला कि जो ऐसे जमींदार थे, फेडरल चीफ्स थे, जिन्होंने क्रांति में साथ दिया था या अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, लेकिन इन्होंने किसी का अहित नहीं किया, तो उनको भी उनकी जमीन दे दो, उनका सम्मान दे दो, उनकी पेंशन बहाली कर दो, जो जो सब मिल रहा था सब वापस कर दो। मतलब कुल मिला के जिस वजह से जो लड़ रहे थे उनको वो चीज दे दो, अगर उन्होंने किसी को मारा नहीं है, खासकर हमको नहीं मारा है। ठीक है। और ये क्वीन प्रोक्लेमेशन जो है, ये एक तरह से नींव बन जाती है कि अगले 60 साल रानी का जो शासन है वो कैसा रहेगा। मैं बोल रहा हूँ ये जो महिला है, मेरे ख्याल से देख लेना 1903 तक रानी रही है ये, 1903 तक रानी रही है ये। तो इतने लंबे शासन में यही बैठी है रानी बन के, और इनका रिकॉर्ड अभी तोड़ दिया है। अभी कौन रानी है बताएंगे, ब्रिटेन की अभी रानी कौन है? वर्तमान में ब्रिटेन की रानी का नाम क्या है? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ तो है, नंबर क्या है उनका? एलिजाबेथ नाम से बहुत रानी हुई, नंबर क्या है? एलिजाबेथ सेकंड। हाँ, एलिजाबेथ सेकंड। तो अभी तक रिकॉर्ड इन्हीं के पास था, विक्टोरिया के पास, कि भाई ये सबसे लंबे समय तक रानी के ऐसा क्वीन रूल की है, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया एलिजाबेथ सेकंड ने, है ना। तो अब देखते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी मोटे तौर पे हम कहें तो क्रांति के बाद क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ भैया, हमने देखा था ये जो क्रांति शुरू हुई थी, ये किसने शुरू की थी? सैनिकों ने। और सैनिकों में क्या रेशियो चल रहा था? 1:5 का। मतलब अगर 6 लोग हैं सेना में, तो एक था अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स और 5 थे इंडियन। इस वजह से भारतीय ज्यादा भी थे और उनके साथ भेदभाव कर रहे थे, लड़ गए। तो इस रेशियो को चेंज कर दिया गया। पहली चीज तो इस रेशियो को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ा, जो यूरोपियन ट्रुप्स हैं या मोटे तौर पर अंग्रेजों का जो सैनिक अमला है उसको बढ़ाया गया, क्योंकि भाई अभी रेशियो ये बहुत कम है, अंग्रेज कम है, भारतीय ज्यादा है। और भारतीयों का जो संख्या थी उसको कम किया गया, क्योंकि भाई भारतीय अगर संख्या में ज्यादा रहेंगे तो कल को फिर लड़ सकते हैं। तो इनकी संख्या बल याद नहीं रखना कितनी संख्या थी, बस ये जानिए कि इस क्रांति के बाद से अंग्रेजों की सैनिकों में संख्या बढ़ा दी गई और भारतीयों की सैनिकों में संख्या या आर्मी में संख्या कम कर दी गई। और इस रेशियो को मेंटेन किया गया कि बंगाल में अगर अगर 3 लोग हैं तो उसमें एक अंग्रेज रहेगा तो 2 भारतीय, रेशियो, है ना। और बंगाल के अलावा पूरे देश में अगर 4 लोग हैं तो एक अंग्रेज रहेगा, 3 भारतीय। मतलब कुल मिला के रेशियो कम कर रहे हैं, क्योंकि पिछला रेशियो क्या था? पिछला रेशियो था 1:5। मतलब अगर 6 लोग बैठे हैं तो एक बस अंग्रेज दिख रहा है, 5 भारतीय दिख रहा है। तो ये भारतीयों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए इन्होंने क्रांति में धूमधाम मचा दी, तो इनकी संख्या को कम किया गया। और ऐसी भारतीय यूनिट जिनके पास तोपे हैं, आर्टिलरी मतलब तोप है, गोला बारूद है, जिसमें सिर्फ भारतीय थे, इसको खत्म कर दिया गया। वो नहीं चाहते थे कि अब कोई भारतीय रेजिमेंट बचे जिनके जो आर्टिलरी संभाल रही है तो गोला संभाल रही है, कल को ये फिर बढ़ जाए हमसे, हम पे फिर रिवोल्ट कर दे। तो इंडियन आर्टिलरी यूनिट जो है इसको डिस्बैंड कर दिया गया। मोटे तौर पे एक यूनिट थी मेरठ में, इसको डलहौजी ने ही मेरठ शिफ्ट किया था बंगाल से, उसको डिस्बैंड कर दिया गया। भारतीयों की कोई यूनिट नहीं रहेगी जो पूरी तरह से तो गोला को संभाल रही हो, आर्टिलरी संभाल रही हो। मतलब ये इनके मन में था कल को फिर जो सैनिक है वो लड़ सकते हैं हमसे, इसलिए हम उस बात को क्या करें, कंट्रोल में रखें। और आर्मी में देखो, अभी रानी ने क्या बोला, हर पोस्ट में हर व्यक्ति जा सकता है, लेकिन आर्मी के लिए स्पेशल ये था कि जो ऊंचे पद हैं आर्मी में उसमें सिर्फ यूरोपियंस रहेंगे। यूरोपियंस मतलब मोटे तौर पे अंग्रेज रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ अंग्रेज रहते, मान लो कोई फ्रांसीसी जनरल अच्छा है और अच्छा काम कर रहा है तो ब्रिटेन उसको हायर कर सकता है, पेमेंट देके बोल सकता है भाई भारत का बड़ा ऑफिसर तुम बन जाओ। अब इस बीच में ये जो क्रांति हुई थी उसमें कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपी थी, और इस पत्र पत्रिकाओं से लोगों को बताया गया कि भैया यहाँ यहाँ क्रांति हो रही है, यहाँ पे ये मिस्टर रामलाल है या मिस्टर श्यामलाल है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, या जो भी क्रांतिकारी लोग हैं जिनके नाम हमने पढ़े हैं, इन्होंने अच्छा काम किया। तो एक
इलाके में होने वाली क्रांति का प्रसार दूसरे इलाके में बड़ी तेजी से हो रहा था। लोग पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, पत्र पत्रिकाएं छप रही थी, पता चल रहा था, कविताएं लिखी जा रही थी, मतलब गाने लिखे जा रहे थे, लोग गा रहे थे। इस सब चीज को देखकर इन्होंने एक लाइसेंसिंग एक्ट लाया 1857 में। इसके पहले एक और लाइसेंसिंग एक्ट आया था जॉन एडम्स के टाइम। जॉन एडम्स के टाइम पे एक लाइसेंसिंग एक्ट आया था और उसमें भी यही था कि भाई कोई भी पत्र पत्रिका अगर छपेगी तो पहले हमसे लाइसेंस लो और उस लाइसेंस का देने का अधिकार मेरे पास है, मैं तय करूंगा किसको लाइसेंस देना है कि नहीं देना। और उसमें एक तरह से ये था कि जो इंग्लिश के अलावा कोई और पत्र पत्रिकाएं हैं उनको छापने में एक तरह से रोक लगाओ। जॉन एडम्स का जो लाइसेंसिंग एक्ट था उसको मतलब एक तरह से कहे तो उसमें ढील किसने दी थी? मेटकाफ ने दी थी। इसलिए मेटकाफ को हम कहते हैं प्रेस का मुक्तिदाता, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, लेकिन क्रांति के तुरंत बाद ही एक और एक्ट लाया गया, लाइसेंसिंग एक्ट, और ये भी एक तरह से कठोरी एक्ट था कि भैया कोई भी पत्र पत्रिकाएं अगर छप रही हैं जो खासकर अंग्रेजी के अलावा छप रही है किसी और भाषा में अदर देन इंग्लिश, तो हम एक तरह से उनका पब्लिकेशन या तो बंद करवा दें या उसमें बहुत ज्यादा रोक लगाएं। हम पढ़े भाई उस किताब में, उस न्यूज़पेपर में, या कोई छपी हुई चीज है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इनके मन में भाव आ गया था कि जो क्रांति फैली है देश में उसमें पत्र पत्रिकाओं को बहुत योगदान रहा है। लोगों ने पढ़ा है कि भैया मेरठ में क्या हुआ, लोगों ने पढ़ा मंगल पांडे के बारे में, तभी लोग लड़ गए। 3 जून 1857 को अगर नीमच छावनी से क्रांति शुरू हो रही तो नीमच के लोगों को पता कैसे चला कि भैया यहाँ पे 10 मई को कुछ हो गया मेरठ में? ठीक है, तो ये सब पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से था, मालूम चल रहा था। तो इन्होंने एक थोड़ा सा एक्ट लाया था। इस एक्ट का भी मूल उद्देश्य यही था कि भैया जो पत्र पत्रिकाएं छप रही हैं अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज उसको रोका जाए। अब कुछ और अगर इम्पैक्ट देखिए कि भाई इस क्रांति के बाद क्या क्या और इम्पैक्ट पड़े, इसमें यह था कि भैया भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं नफरत पनप गई, और वो नफरत लगभग आज भी है, क्योंकि भाई अंग्रेजों ने जितनी ब्रुटैलिटी से लोगों को मारा था तो एक रेशियल बिटरनेस बढ़ गई। रेशियल मतलब जो गोरा चमड़ी है, गोरी चमड़ी वाला आदमी है वो इतना बेकार होता है कि उसने हमारे साथ इतना बुरा किया, तो एक तरह से जैसे कहते हैं नफरत की भावना आ गई। उसके बाद अंग्रेजों ने भी ये मान लिया कि जो भारतीय है ना ये बहुत ज्यादा बारबैरिक होते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाके होते हैं, इन्होंने इस क्रांति में हमको इतना परेशान किया है, तो अब भविष्य में हम इनके साथ प्यार मोहब्बत की बात नहीं करेंगे, जब भी इनको रूल करेंगे ताकत के दम पे रूल करेंगे, मतलब डंडा बजाएंगे इनके ऊपर। इसलिए इस क्रांति के बाद मोटे तौर पे हम देखें तो आईपीसी बना, सीआरपीसी बना, इंडियन एविडेंस एक्ट बने। ये जो एक्ट है ना ये मोटे तौर पे आज भी चल रहे हैं, और इस एक्ट में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है ताकत पे या फोर्स पे। इसलिए हम देखें जैसे हम कहते हैं हमारी पुलिस आज भी अंग्रेजों के जमाने की, क्योंकि वो जो पुलिस का कानून है ना वो अंग्रेजों ने बनाया था, और उस समय पुलिस का मेन उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को पीटो बना बना के, भारतीय अगर चूं चा करे तो मारो, क्योंकि पुलिस उस समय किसकी सेफ गार्ड थी? रानी के शासन की सेफ गार्ड कर रही थी, रानी के शासन को बचाने के लिए बैठी थी। तो उस समय 1861 में जो इंडियन पुलिस एक्ट आया है वो एक्ट आज भी चल रहा है 2021 में भी। इसलिए जो पुलिस को हम कहते हैं ना कि पुलिस के अंदर संवेदनशीलता नहीं है, पुलिस ऐसे क्यों करती, क्योंकि पुलिस से कानून ही ऐसे, मैनुअल से ऐसे। पहले पुलिस किसको मार रही थी? भारतीयों को मार रही थी, क्योंकि पुलिस को पगार कौन दे रहा था? क्राउन दे रहा था। आज भी पुलिस वही अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को फॉलो करती है, इसलिए आज भी वो भारतीयों मतलब अपने लोगों को मारती है, या उनके कानून में ऐसा ही कि प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि आप एफआईआर कराने गए तो अच्छे से कर लेंगे, नहीं, पहले 2 रापड़ लगाएंगे, बोलेंगे भाग यहाँ से, कल आना, कल आओगे, परसों आओगे, 4 फर आओगे, तब जाके करेंगे। क्योंकि इंडियन पुलिस वाले में कोई गलती नहीं है, जो कानून चल रहा है ना अंग्रेजों का चल रहा है, और भारत सरकार आज भी उस कानून को चेंज नहीं करना चाहती, क्योंकि ठीक है अंग्रेज चले गए लेकिन आज जो पॉलिटिशियंस आ गए हैं वो उनको सेफ गार्ड करती है पुलिस, और आम जनता को दबाती है, क्योंकि भाई आम जनता कल को सरकार गिरा दे तो इससे अच्छा पुलिस को रखे रहो, डंडा लेके देती रहेगी कभी और। इसलिए भारत में पुलिस सुधार की बहुत बात की गई है, लेकिन बात ही की गई है, काम नहीं होता इसमें। तो ये बोला गया कि भैया अब हम भारतीयों को रूल करेंगे ना ताकत के बल पे रूल करेंगे। इसके बाद जितने भी एक्ट बनेंगे वो उस एक्ट में मोटे तौर पे कोएर्सिव पावर का उपयोग किया गया। कोएर्सिव मतलब दमन पूर्वक, मतलब छोटी सी बात भी कोई कर रहा है तो पहले उसका दमन कर दो। उस दमन मतलब उसको मार पीट के दबा दो, ठीक है, जूते के नोक में रखो उनको। ऐसा ही कुछ एटीट्यूड इन एक्ट में रहा है, क्योंकि उस समय इन्होंने क्रांति देख के आए थे अंग्रेज, और क्रांति में इन्होंने देखा था कि भारतीय कितने ब्रूटल हो सकते हैं। इससे इन लोगों ने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि अब भारतीय ने सर नहीं उठा पाए।
और वो कानून लगभग हम आज भी यूज कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत हमारे अंदर अभी भी है, आम आदमी के अंदर नहीं है। आम आदमी सिर्फ अंग्रेजी बोल के अंग्रेजियत फील करता है। बाकी सरकार ऐसे कानून अभी भी यूज इसलिए कर रही है कि जो जनता के बीच में अनरेस्ट है, या जनता कभी ज्यादा तेज न चल पाए या हमको बोल ना पाए कहने को। ठीक है, उस बात पे हम कभी और जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक हो गया ये। और अंग्रेजों ने ये बोला, ये सोचा कि भैया अभी तक हम इनके देश में बड़े सारे सुधार कर रहे थे, हम यहाँ पे ट्रेन ला रहे थे, हम यहाँ पे टेलीग्राफ लगा रहे थे, हम यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बना रहे थे, हम यहाँ पे सिंचाई डिपार्टमेंट बना रहे थे, हम बहुत कुछ कर रहे थे यहाँ। मतलब हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर रहे थे यहाँ। हम भेदभाव नहीं कर रहे थे। ब्रिटेन में कुछ नई चीज आविष्कार हो रही थी, हम भारत में भी ला रहे थे। लेकिन इस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बोला अब भारत में हम कुछ नहीं लाएंगे, अब भारत की टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे लाएंगे ही नहीं, ये देश जैसा है वैसा ही रहे। उसके बाद से, क्रांति के बाद से आप नहीं सुनेंगे कि भारत में नया चीज हो गया, अंग्रेजों ने ये नई चीज लगा दी, क्योंकि अंग्रेज ने मान बैठा था कि हम यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे नहीं। इकोनॉमिक, हमारी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था तो पहले ही खा चुके थे ये लोग, बर्बाद कर चुके थे। और जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस नहीं हुए तो हमारे देश में औद्योगिकरण का जो फल है उसको हम चख ही नहीं पाए। हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी आया ही नहीं। आजादी के बाद धीमे धीमे कंपनियां बननी शुरू हुई। तो ये सब कुछ अनहिडन इम्पैक्ट है कि इस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने ये देखा कि भाई जिन्होंने हमारा साथ दिया था, बहुत से लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों ने बोला कि भाई जिन्होंने हमारा साथ दिया था हम उनके साथ सहयोग और बढ़ाते हैं, उन्हीं के साथ सहयोग बढ़ाते हैं। और यही आप देखेंगे कि जिन्होंने लगभग उनका साथ दिया था उनकी पुश्ती पीढ़ी आज भी सरकारों में या बड़े बड़े पदों में विराजमान है, क्योंकि अंग्रेजों ने पॉलिसी बनाई थी जिन्होंने हमारा क्रांति में साथ दिया था हम उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो उनके जलवे मेंटेन था, जिन्होंने क्रांति में उनके खिलाफ काम किया उनकी तो पीढ़ियां बर्बाद कर दी। तो ये कुछ बातें थी। ठीक है, ये आज कभी कभी आ सकता है। देखिए पीएससी का जो पैटर्न है अब तो बड़ा चेंज हो गया, 10 वर्ड 50 वर्ड 200 वर्ड हो गया है। तो पीएससी में जो बातें आएंगी टू द पॉइंट आएंगी, पता है तो लिखना, नहीं पता तो नहीं लिख पाओगे, छोड़ नहीं आएंगी। ठीक है, अगर आ गया कि क्वीन के घोषणा पत्र में क्या बातें कही थी, अगर आपने 4 बातें नहीं बताई तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाले। अब हम बात नहीं कर सकते कि क्रांति हो गई थी इसलिए रानी आई, रानी ने बोला कि हम अच्छा करेंगे तो सब अच्छा हुआ, ऐसा ऐसा लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फैक्ट लिखना पड़ेगा ना पीएससी में। यूपीएससी का पैटर्न अभी नहीं है, अब यूपीएससी में तो आपको सब कुछ देना है, लेकिन पीएससी में तो फैक्ट लिखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इस घोषणा पत्र में रानी ने क्या कहा कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का डब्बा गोल गोल, जिसका डब्बा बंद कर दिया हमने, है ना। अब किसका शासन आएगा? ताज का शासन आएगा। मतलब इस देश में अब कौन रूल करेगा? क्राउन रूल करेगा। तो क्राउन रूल कब से शुरू होता है? क्राउन, हमें आजादी किससे मिली है? आजादी हमें आजादी मिली है ताज से। तो क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक है। और इसके पहले का जो रूल है, यानी 1757 से 1857 का जो रूल है, इसे कहेंगे कंपनी रूल, कंपनी शासन। कंपनी शासन 1858 में, या 58 लिखो यहाँ पे ना, 1858 में खत्म हो गया है। 1858 से रानी का शासन आ गया, क्राउन का। वैसे रानी कहना गलत होगा क्योंकि बीच में राजा भी आए हैं, एडवर्ड आया है, जॉर्ज पंचम आया है। यहाँ पे लिखो आप क्राउन का रूल, जिसने ताज पहना उसका रूल आया। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुकी है, इसका मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हटाए, किसी की नौकरी नहीं खाई गई, किसी के पोस्ट नहीं खाई गई। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए जो टॉप अरेंजमेंट थे, जो सबसे ऊपर अरेंजमेंट थे कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा, ये सब जो टॉप ऑफिशियल्स में, यानी टॉप लेवल में जो चीजें थी उसको बस बदला गया, निचले लेवल पे कुछ नहीं बदला गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से जिसका इलाका हथियाया वो वापस नहीं किया, परमानेंट सेटलमेंट से जिसको बर्बाद किया उसको वापस नहीं किया, लैंड रिफॉर्म्स चल ही रहे हैं, सती प्रथा, जितने भी इन लोगों ने कानून बना दिए वो सब चल ही रहे हैं, विधवा पुनर्विवाह चल ही रहा है। मतलब जो ये करके गए हैं, निचले स्तर पे कुछ चेंजेस नहीं किया, बस ऊपरी लेवल पे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, वर्दी का रंग चेंज हो गया, सैनिकों का बिल्ले चेंज हो गए, ठीक है, बाकी सब वैसा ही है। कोई नए लोग ये लेके नहीं आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को ही रानी ने बोला या क्राउन ने बोला कि नाउ दे आर माय एम्प्लॉइज। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी अब चली गई तो क्या क्या चेंजेस हुए वो हमें देखना है। तो सारे चेंजेस जो हुए टॉप लेवल पे हुए, टॉप लेवल पे हुए हैं। देखिए कहने को ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1833 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह अंग्रेजों के कहने पे या पार्लियामेंट के कहने पे ही चल रही। वैसे ये कारनामा तो 1773 से शुरू हो चुका है जब रेगुलेटिंग एक्ट आया है, लेकिन 1833 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह यस जो भी काम करना है तो बिना पार्लियामेंट की सलाह से तो कर ही नहीं रही थी।
तो यहाँ पे ये कहना गलत है कि ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई पूरी तरह और ब्रिटेन पार्लियामेंट आ गया, तो ब्रिटेन पार्लियामेंट 1833 से ही एक तरह से इनडायरेक्टली रूल कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, ये सबको हटा दिया गया। तो ये जो चेंजेस आए उसके लिए एक पूरा कानून लाया गया, इसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भाई अब ताज का शासन आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही है, तो कौन बताएगा क्या क्या होने वाला है। ये रानी के घोषणा पत्र में जो बात थी हमने देख ली, रानी का घोषणा पत्र अलग चीज है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 अलग चीज है। देखिए यहाँ पे नाम है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कानून बनाया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ पे है भाई? भारत में तो सरकार बनी नहीं, भारत में चुनाव ही नहीं होते, भारत में तो आजादी ही नहीं मिली हमें। इसका मतलब ये सरकार कहाँ पे है? भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कहाँ है? तो भारत सरकार कहाँ पे है? ब्रिटेन में। तो सरकार है तो उसका कोई मंत्री होगा, अगर सरकार है तो उसका कोई मंत्री होगा, मेन मंत्री होगा। तो इस एक्ट ने ये बोला कि भाई अब भारत में क्राउन का शासन होगा या मोनार्क का शासन होगा, और मोनार्क तो खुद शासन करेगा नहीं, तो उसने बोला कि भाई मेरे नाम पे भारत में जो रूल करेगा, मेरे नाम पे जो भारत में रूल करेगा, अभी तक उसको कहते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था। अब इस व्यक्ति का नाम हो जाएगा गवर्नर जनरल एंड वाइस राय ऑफ इंडिया। वैसे ये एक्चुअल नाम है गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया, लेकिन आम भाषा में कह देते हैं कि 1858 के एक्ट के बाद से भारत में वाइस राय साहब आ गए या वाइस राय का पद आ गया। और वैसे कहना भी यही चाहिए, क्योंकि वाइस राय मतलब होता है रॉय। जो रॉय शब्द है ना, रॉय मतलब रॉयल से आता है। रॉय शब्द किससे आता है? रॉयल से। और रॉयल का मतलब होता है शाही, और शाही कौन होते हैं? राजा, राज परिवार के लोग शाही कहलाते हैं, रॉयल लोग कहलाते हैं। और वाइस मतलब होता है उप, उपशाही। उप वाइस मतलब जैसे नहीं बोलते वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे उप का मतलब ये है कि मतलब रिप्रेजेंटेटिव मोनार्क का प्रतिनिधि या राजा का प्रतिनिधि या राजा के नाम पे शासन करने वाला। ठीक है, जैसे एक होता है सांसद, और एक सांसद हर जगह नहीं जा पाता, तो सांसद अपना सांसद प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है कि इस इलाके का काम तुम देख लेना। वो भी आके जलवे से बोलता है मैं हूँ सांसद प्रतिनिधि, मतलब मैं जो कह रहा हूँ मतलब सांसद जी कह रहे हैं। तो वैसा ही है कि वॉइस रॉय जो है रानी के नाम पे यहाँ पे शासन कर रहा है। वैसे इसका एक्चुअल नाम रहेगा गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया, लेकिन मोटे तौर पे हम इसको वॉइस रॉय कह देते हैं, क्योंकि पहले, और ये दो पद एक ही आदमी धारण कर रहा है। और गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो भारत का पहला बनेगा, या मोटे तौर पे कहे भारत का पहला वाइस रॉय जो रहेगा वो रहेगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उसी के समय 1858 का एक्ट आया हुआ है। तो रानी ने बोला कि भैया मेरा आदमी काम करेगा, मेरे नाम पे यहाँ पे रोल करेगा। लेकिन रानी इससे सीधे बात नहीं करेगी, ये तो एम्प्लॉय है ना भाई, वो तो रानी, सॉरी बार बार रानी बोल रहा हूँ, मतलब जो मोनार्क है, जो ताज है, वो इससे बार बार बात तो करेगा नहीं, ये तो एम्प्लॉय आदमी है। तो इन दोनों के बीच में एक मंत्री बनाया गया, इन दोनों के बीच में एक मंत्री रखा गया, इन दोनों के बीच में एक मंत्री रखा गया। और ये जो मंत्री है ये कहाँ कहाँ का मंत्री होगा? ब्रिटेन की सरकार में मंत्री होगा, ये ब्रिटेन की सरकार में। और ये मंत्री जो है इसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। असल में यूएस में आप देख लो, यूएस में जो मंत्री है उनको सेक्रेटरी बोला जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है ना। ब्रिटेन में भी लगभग ऐसा ही बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सेक्रेटरी मतलब सचिव हो जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एग्जाम पास करके प्रमोट होके आया है। तो वहां पे एक मंत्री बनाया गया जो कि कैबिनेट रैंक का मंत्री है। और इसी पे पूरी जिम्मेदारी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, भारत का सचिव, या इसको आम भाषा में हिंदी में कहते हैं भारत सचिव। तो भारत सचिव कोई जॉब नहीं है, भारत सचिव एक मंत्री है। कहाँ है? ब्रिटेन में। किस रैंक का मंत्री? कैबिनेट रैंक का मंत्री। मतलब भारत में कोई भी दिक्कत होगा तो ताज बुला के इस मंत्री को पूछेगा भाई भारत में दिक्कत क्यों हो गई। नहीं, भारत के लिए पूरी तरह ये रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अंडर में ये है वॉइस राय, जो कि किसके नाम पे शासन कर रहा है? ताज के नाम पे, लेकिन रिपोर्ट किसको कर रहा है? मंत्री को कर रहा है। तो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बनाया गया, एक मंत्री है जो कैबिनेट रैंक का मंत्री है, रहेगा कहाँ पे? लंदन में। और ये भारत के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होगा, भारत के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होगा।
यहाँ तक की बात क्लियर हो रही सभी को? Yes, sir. तो कैनिंग भाई साहब पहले बन जाएंगे भारत के वायसराय। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये कब पैदा हुआ, कोई बताएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब पैदा हुआ, किस एक्ट से आया है? रेगुलेटिंग एक्ट। गलत। फिट्स इंडिया एक्ट से आया सर। फिट्स इंडिया एक्ट, वेरी गुड। फिट्स इंडिया एक्ट से पैदा हुआ था और उस समय मैं बोल रहा था कि द्वैत शासन की शुरुआत हो रही है या ड्वेल गवर्नमेंट की शुरुआत हो रही। तो द्वैत शासन की जो शुरुआत है ये 1858 के एक्ट से खत्म कर दी गई। मतलब 1858 के एक्ट से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी खत्म, क्योंकि अब कंपनी नहीं रही तो डायरेक्टर क्या करेंगे, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी खत्म, ये द्वैत शासन खत्म हो गया। यानी 1784 में पैदा हुआ, 1858 में खत्म हो गया। कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कब पैदा हुआ? जब कंपनी बनी तभी से ये लोग गए, ये कंपनी के मेन मालिक थे। अब कंपनी नहीं रही तो ये क्या करेंगे रह के, ये लोग भी खत्म हो गए। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हो गया, बुरिया बिस्तर समेट गया। आदित्य जोशी पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सर सिर्फ इंडिया में खत्म कर रहा था या फिर सर जहाँ जहाँ ये गई थी, मतलब ये तो दूसरी कंट्रीज में भी गई थी ना? सिर्फ इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। तो सर वहां के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर बना होगा तो वो होगा? हाँ वो होगा, हम तो भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। अब भारत को चलाने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया, ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब सवाल ये है कि भैया ये हमने ये देखा पहला गवर्नर जो बना, सॉरी गवर्नर कह रहा हूं, पहला जो वायसराय बना उसका नाम तो सबको पता है, लेकिन पहला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना ये भी तो पहला ही है ना, इसका नाम क्या है? अच्छा मुझे आप बताओ, जब डलहौजी था तो एक वुड डिस्पैच आया था, मैंने पढ़ाया था वुड डिस्पैच के बारे में, उस वुड का नाम क्या था पूरा? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हम लोगों ने डलहौजी के टाइम पे वुड डिस्पैच के बारे में पढ़ा था। वुड डिस्पैच किससे जुड़ा हुआ था? शिक्षा से जुड़ा हुआ था। और उसको भेजने वाला, उस पत्र को भेजने वाले व्यक्ति का नाम था चार्ल्स वुड, और चार्ल्स वुड ही पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बने। मतलब ये वहां पे कैबिनेट मंत्री था और भारत को के लिए रेस्पॉन्सिबल था। ये वही चार्ल्स वुड है, इसने वुड डिस्पैच भेजा था, जिसको भारत में शिक्षा के लिए एक तरह से क्रांतिकारी कदम माना जा रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स वुड साहब को। अब जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म हो गया तो वो 6 मेंबर लोगों की सब खत्म हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं रहा है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं रहे। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है वो अकेले तो काम करेगा नहीं, वो तो मंत्री आदमी है, वो अकेले तो काम करेगा नहीं। तो उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक टीम बनाई गई। 15 सदस्यीय एक टीम बनाई गई, किसकी सहायता के लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS लिख देता हूँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम बनाई गई। तो अगर मैं कहूं कि भारत सचिव की काउंसिल, तो भारत सचिव की काउंसिल मतलब इसकी बात कर रहा हूं, तो भारत सचिव की काउंसिल में कितने मेंबरान हैं? 15। भारत सचिव की काउंसिल कब आई? 1858 के एक्ट के बाद आई, क्योंकि भारत सचिव ही तभी आया। और इस 15 में से जो 8 लोग हैं वो ताज मतलब नियुक्त कर रहा है, और 7 लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर नियुक्त कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई, तो ये लोग कहाँ से नियुक्त कर रहे हैं? असल में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने साल यहाँ पे जो काम किया है तो उसका रॉयल्टी या उसका, जैसे कहते हैं ना, हमने इतना बड़ा इस पेड़ को छोटे से बड़ा किया सींचा, अब उसके फल खाने का टाइम था तो आपने हमको भगा दिया। तो इनको ये कहा गया कि भाई काउंसिल के जो मेंबरान है उसमें 7 लोग अपने आप नियुक्त कर सकते हो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी, सिर्फ भारत से बुरिया बिस्तर समेटा था, कहीं और से नहीं। तो चाहे तो इसको मत याद रखना, इतना बस याद रख लो कि भारत सचिव की जो काउंसिल उसमें 15 मेंबरान है, और इसमें कुछ लोगों को क्राउन नियुक्त कर रहा है, कुछ लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर नियुक्त कर रहे हैं।
देखो हमारा जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता आपको सब चीज रहा हूँ, लेकिन अब आप बोलेंगे सर इसमें हम ज्यादा चीज किसको याद रखें, तो भारत के नजरिए से देखना, भारत के पर्सपेक्टिव से या भारतीयों के नजरिए से देखो कि हमें क्या चीज याद करनी चाहिए। मंगल पांडे ने क्या किया ये आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन काउंसिल में कितने मेंबरान कौन नियुक्त कर रहा है ये भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये उनकी तरफ का इतिहास है। ये अंग्रेजों के लिए गर्व की बात होगी कि हमने काउंसिल बनाई है 15 मेंबर की, उसमें 8 ताज की तरफ से नियुक्त हो रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस काउंसिल में या वायसराय की काउंसिल में कोई भारतीय अगर नियुक्त होगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले भारतीय कौन थे जो वायसराय की काउंसिल में। अभी देखो वायसराय अलग है, मैं भारत सचिव की काउंसिल में बात कर रहा हूँ, ये काउंसिल कहाँ बैठ रही है, लंदन में ही है। तो जब भी आपको ये ढूंढना हो ना कि सर इंपॉर्टेंट क्या है इतिहास में, तो भारतीयों की नजर से देखो, लक्ष्मीबाई कब वीरगति को प्राप्त हुई, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और डलहौजी के साथ क्या हुआ लंदन में जाके, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मैं समझा देता हूँ कि भाई आपको कहानी याद रहे कि वो वहां जाके बर्बाद हो गया बेचारा और फ्रस्ट्रेट होके मर गया, ठीक है। लेकिन डलहौजी ने यहाँ जो किया इससे हमको दिक्कत हुई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी इंपॉर्टेंट देखने की बात है तो भारतीयों नजरिए से या एज अ इंडियन आपको इतिहास में आपके हिस्से हिस्से को कौन इफेक्ट किया है वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो 15 मेंबर है ये एडवाइजरी है, मतलब सलाह दे सकते हैं, इनकी सलाह बाध्यकारी नहीं है। मेन मालिक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और जो कि पहला था चार्ल्स वुड। अब चार्ल्स वुड का नाम मत याद रखो, लेकिन चार्ल्स वुड अगर आम आदमी होता तो नाम नहीं याद रखते, लेकिन इस आदमी ने भारतीयों के हित के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया था। उस वुड में जो जो बात कही थी ना वो भारतीयों के लिए हित में थी, इसलिए इसका नाम याद रखना जरूरी है और वो डिस्पैच भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि वो डिस्पैच ने भारतीयों के हित की बात की। वैसे अगर गवर्नर जनरल की बात की जाएगी तो बेंटिक का नाम आपको याद रखना ही है, बेंटिक क्या, उसने भारतीयों के हित में बात किया, ठीक है। डलहौजी का भी नाम काम याद रखना कि उसने भारतीयों के हित के लिए काम किया। तो ये इस तरह आप इंपॉर्टेंट ढूंढ सकते हैं इतिहास में। तो 15 सदस्य लोग हैं, एडवाइजरी हैं, है ना। और इसका जो मेन हेड रहेगा वो तो सही बात है, जिसके नाम से काउंसिल बन रही वही हेड रहेगा, इसमें कोई लिखने वाली बात तो थी नहीं। और ये व्यक्ति हैं चार्ल्स वुड, इनका एक और नाम है लॉर्ड हेलीफैक्स, इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख दिया है। और ये पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, लेकिन इस व्यक्ति ने वुड डिस्पैच लाया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी अंग्रेजों के अधीन भारत की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाएगी तो मैकॉले मिनट आएगा, आपको लिखना है, और उसके बाद वुड डिस्पैच के बारे में बात लिखनी है आपको। हाँ इन्होंने कुछ कहा था, भले इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब भारत की बात करते हैं कि भारत में वाइसराय तो आपने बना दिया और कैनिंग पहला वाइसराय बना, तो वो कैसे काम करेगा। अब तो गवर्नर जनरल वाली काउंसिल में सब खत्म हो गई, गवर्नर जनरल का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो वाइसराय के अधीन भी 4 मेंबर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, 4 मेंबर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, कार्यपालिक काउंसिल बनाई गई और 4 मेंबरान थे इसमें। लेकिन ये जो कैनिंग है, कैनिंग ने 1859 में ये जो 4 मेंबर है ना इनके काम बांट दिए थे। मतलब क्या कर दिया, काम का बंटवारा कर दिया, काम का बंटवारा, इसे इंग्लिश में कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब आप ये देखिए, जैसे आज हमने देखा 5 दिन पहले मोदी सरकार ने 38 नए मंत्रियों को जगह दी और उनके काम बांट दिए, भाई तेरा ये काम, सिंधिया को देखा दिया कि भाई आप एविएशन मिनिस्टर बन जाइए, है ना। तो सबको काम बांटा, इसे क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो देना, काम बांटना। तो भारत में पहली बार जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो शुरू किया था कैनिंग ने। कैनिंग ने अपने स्तर पर शुरू किया था कि ये 4 लोगों को अलग अलग काम बांटे थे, अपने ही काउंसिल के 4 लोगों को अलग अलग काम बांटे थे। लेकिन ऑफिशियली कानून के द्वारा ये कब लागू होगा, 1861 के एक्ट से लागू होगा। लेकिन किसने लागू किया है तो उसमें कैनिंग का नाम आएगा, ये 1859 से शुरू कर दिया। तो इसने 4 मेंबरान थे इसके काउंसिल में और इसके पोर्टफोलियो सिस्टम इसने अपने स्तर पर शुरू किया था कि भाई काम बांट दो। और ऐसा आपके साथ भी होता है, घर में शादी ब्याह भी होते तो आप काम बांट देते हैं कि भाई आपका पोर्टफोलियो हलवाई के पास रहना, आपका पोर्टफोलियो की दुकान से सामान लाना, आपका पोर्टफोलियो को टेंट वाले से बात करना। तो घर में हर बच्चे का पोर्टफोलियो बढ़ जाता है शादी में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मेंबरान है वायसराय की काउंसिल, और इसने काम का बंटवारा 1859 में किया था अपने व्यक्तिगत स्तर पे। लेकिन पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू होगा 1861 के एक्ट से। इस एक्ट में पहली बार ये बात लिखी रहेगी कि हाँ अब लोगों के काम का बंटवारा किया जाए, लेकिन कैनिंग ने व्यक्तिगत स्तर पे 1859 में शुरू कर दिया।
क्योंकि पोर्टफोलियो सिस्टम आज भी चल रहा है, आज भी सरकारें बनती हैं, मंत्री मिनिस्टर बनते हैं, तो उनको काम बांटा जाता है और इसे कहते हैं पोर्टफोलियो का आवंटन या पोर्टफोलियो का बंटवारा। अब इस एक्ट ने अगली बात क्या कही, आप लोगों को ध्यान होगा कि 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद से ही जो नीचे की प्रेसिडेंसियां थी, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे मद्रास हो, इनके काम इनसे खींचने लग गए थे और सारे काम बंगाल को मिलने लग गए थे। मतलब एक तरह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा था। 1858 में क्या हुआ, उल्टा हुआ कि भैया ये जो सारा काम, यानी 1858 में क्या होने लगा, डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा, यानी विकेंद्रीकरण। क्यों? देश बहुत बड़ा हो चुका था, बहुत सारे एरिया हमारे पास आ गए थे, अब सारा काम बंगाल ही देखेगा तो बंगाल क्या क्या देखेगा और इससे काम लेट होगा, तो विकेंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब हर प्रेसिडेंसी अपने स्तर पे कानून बनाए, अपने स्तर पे टैक्स लगाए, अपने स्तर पे एडमिनिस्ट्रेशन करे, जो करना है सब करे, मतलब एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। जैसे हमारे देश में आजादी के बाद क्या शुरू हुआ था, सेंट्रलाइजेशन, लेकिन पंचायती राज जब आया उसके बाद क्या कहते हैं हम उसे, डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। पंचायत के स्तर में भी उनको हमने अधिकार दे दिए कि भाई अपने पंचायत स्तर पे आप ये काम कर सकते हैं, जिला स्तर पे आप ये काम कर सकते हैं। तो 1858 के एक्ट ने क्या शुरू किया, डिसेंट्रलाइजेशन। जो शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया था उसका विकेंद्रीकरण कर दिया। मतलब जो प्रेसिडेंसी से बॉम्बे स्तर पे अपने कानून बना सके, मद्रास स्तर पे अपने कानून, अपने टैक्स लगा सके, ये सारी बातें। क्योंकि भाई हर शहर की अपनी अलग जरूरतें हैं। भाई मान लो बॉम्बे में लोग कह रहे हैं हमें रोड चाहिए, बॉम्बे में लोग कह रहे हैं कि हमें झूले चाहिए, पार्क चाहिए, तो उसको बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो अब उसके लिए पैसा या तो कलकत्ता से बार बार मांग के लाओ कि भैया हमें बॉम्बे में नानी पार्क बनाना है, पैसा दो। कलकत्ता बोलेगा क्या जरूरत है पार्क, तो पार्क भी टाइम पे नहीं मिलेगा, रोड भी टाइम पे नहीं मिलेगी, जनता और परेशान हो, कल को फिर मारने उतर जाए। तो ये सब देख के सबकी अलग अलग आकांक्षाएं हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग एरिया में लोगों की अलग एस्पिरेशंस हैं, तो उनको पूरा करने के लिए क्या किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया। मैं ये इसका जवाब बता रहा हूँ क्यों विकेंद्रीकरण किया गया, है ना, इसलिए किया गया क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश था, अलग अलग कल्चर था, अलग अलग क्लाइमेट था, अलग अलग टोपोग्राफी थी, अलग अलग डिमांड्स थी लोगों की। लोग ये कह रहे थे भाई रानी का शासन आया तो कुछ अच्छा होना चाहिए ना, अच्छे में हमें रोड चाहिए, हमें और भी चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए, ऐसा ले लो आप। तो फिर अब भैया सुविधाएं चाहिए तो भैया टैक्स चाहिए लगाना पड़ेगा, और टैक्स पहले क्या हो रहा था, सब लग रहा था बंगाल से, इसलिए विकेंद्रीकरण किया कि भैया अपना टैक्स लगा के अपनी सुविधाएं दे दो, अपने नियम बना के अपने काम कर दो। ठीक है, मान लीजिए कलकत्ता से कोई कानून आया कि धोती पहनना अपराध है, तो भैया ऐसे कैसे अपराध है, हो सकता है बॉम्बे में लोग धोती ना पहन रहे हो, लेकिन साउथ इंडिया में तो पहन ही रहे हैं, अवध में तो पहन ही रहे हैं, तो एक ही कानून पूरे देश में चालू लागू भी नहीं हो सकता था, आज भी ऐसा है। इसीलिए तो शक्तियों को बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में, इसलिए तो 3 लिस्ट बनाई गई है कि भैया स्टेट लिस्ट, खास करके भैया स्टेट अपने हिसाब से काम हम देख ले। तो ये सारी बातें थी, विकेंद्रीकरण हुआ, ये आप ध्यान रखिए, उसके बाद की कहानी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब कैनिंग की बात है, कैनिंग के बारे में अपन लगभग सब कुछ पढ़ ही चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं जानने को। ठीक है, और ये चीज अपन जो क्लास का समय भी मतलब खत्म हो रहा है, तो बाकी चीज अपन कल देख लेंगे।